जय हिंद साथियों, ये जो वीडियो आज हम लोग कवर करने वाले हैं इसमें हम लोग अब बाकी के जो टोटल क्वेश्चंस हैं पेपर 2 एजुकेशन का वो करने वाले हैं। इसके पहले अगर आपने फर्स्ट 50 क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैंने कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आई लिंक में भी दे दूँगी, आई बटन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके साथ ही इसके जो 50 क्वेश्चंस हमने किए हैं वो आपके 2023 के पेपर के जो कि मार्च में हुआ था। तो हमने रोनाल्ड डॉल तक के क्वेश्चंस को कर लिया था। अभी इसके बाद के क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, राल्फ टाइलर एंड हिल्डा टाबा ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो इन्होंने किस किस में जो ग्रुप है ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको जो है पाठचर्या निर्माण के बनाया था। नॉलेज एक्विजिशन, ठीक है। साइकोमोटर डोमेन, तो देखिए साइकोमोटर डोमेन में इन लोगों ने, न तो टाइलर ने न तो टाबा ने, टाइलर जिसको कि ट्रेडिशनल मॉडल के साथ एसोसिएट किया जाता है और हिल्डा टाबा का ग्रास रूट मॉडल, तो साइकोमोटर डोमेन की वो लोग उतनी बात नहीं करते हैं। इंटेलेक्चुअल स्किल्स, ठीक है। एटीट्यूड और फीलिंग, एकेडमिक स्किल और स्टडी हैबिट। तो इसमें आपका ABDE तो ठीक है, बट जो साइकोमोटर डोमेन वाली बात की जा रही है ये यहाँ पर सही नहीं है। साइकोमोटर डोमेन की बात न तो हिल्डा टाबा ने की थी न ही राल्फ टाइलर ने की थी। तो ACDE ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर C। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन मॉडल। करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल नहीं का है, करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन मॉडल है कि इसमें से कौन सा है। ओवरकमिंग रेजिस्टेंस टू चेंज ORC मॉडल है। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट मॉडल, बिल्कुल ठीक, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंटल मॉडल है। कंसर्न बेस्ड एडॉप्शन मॉडल, सिस्टम मॉडल या एडवांस ऑर्गेनाइज़र। देखिए अगर आपको इतना पता हो तो जो सिस्टम एडवांस ऑर्गेनाइज़र मॉडल हो ये करिकुलम के लिए नहीं है, ये आपके मॉडल्स ऑफ टीचिंग है। तो ई यहाँ पे एकदम कंफर्म आपको होना चाहिए कि ये मॉडल नहीं है। तो अब हम ऑप्शन पे चलते हैं और ई को एलिमिनेट करेंगे। देखिए इसमें ई किस किस आंसर में है, तो ई आपका जो है ऑप्शन नंबर B में है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 52 के लिए? 52 के लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। क्लियर हुआ कैसे आया है ये? बस हमें एक दो चीज़ों को पता होगा तो हम बाकी की चीज़ें जो हैं वो हम यहाँ पर कर लेंगे, ठीक। तो ABCD ऑप्शन नंबर A। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू अबाउट एनकोवा। एनकोवा क्या होता है आपका? एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। एक एनोवा भी होता है और ये आपका एनकोवा है, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। एनकोवा एक स्टैटिस्टिकल मेथड होता है जिससे कि हम एक वेरिएबल, जैसे आपके पास x है तो x वेरिएबल को दो या दो से अधिक जो ग्रुप्स हैं अगर वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है तो हम उसकी वेरिएबिलिटी को दूसरे वेरिएबल्स के साथ बता सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? जैसे कि यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है x और जब ये दो या दो से अधिक ग्रुप्स में जा रहा है तो वहाँ पे जाने के बाद इसकी वेरिएबिलिटी दूसरे वेरिएबल के कंपैरिजन में क्या है ये हम पता करते हैं एनकोवा में, ठीक है। एनकोवा यूजेस पार्शियल कोरिलेशन प्रिंसिपल, तो ठीक बात है, एनकोवा जो है ये पार्शियल कोरिलेशन प्रिंसिपल का यूज़ करता है। इट ट्रांसफॉर्म क्वासी एक्सपेरिमेंट इनटू अ ट्रू एक्सपेरिमेंट। तो ऐसी कोई बात नहीं होती है एनकोवा में कि एनकोवा जो है वो क्वासी एक्सपेरिमेंट को ट्रू एक्सपेरिमेंट में चेंज कर दे। 2 डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता है भाई, 1 डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, याद रखेंगे। वेरिएंस को एनालिसिस स्टेज पे ये कंट्रोल करता है। तो देखिए ये वेरिएंस को एनालिसिस स्टेज पे नहीं बल्कि जब रिसर्च डिज़ाइन को हम बना रहे होते हैं उस स्टेज पर ही क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है, ठीक। हाँ, और इट कंट्रोल वेरिएंस एट द एनालिसिस लेवल, तो ये मैंने बता दिया, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया आप देख सकते हैं। तो नॉट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा नहीं सही है, तो B वाला हो गया, C हो गया और आपका E हो गया। देख लेते हैं किस में है आपका BCE ऑप्शन नंबर B, यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका जो है एक तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, क्वासी को ट्रू में नहीं चेंज करेगा और ये रिसर्च डिज़ाइन के टाइम जो है वो वेरिएबल को चेंज नहीं करेगा, ठीक।
रिसर्च डिज़ाइन के टाइम ये चेंज नहीं करेगा, ये एनालिसिस स्टेज के टाइम ही वेरिएंस को क्या कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। ये दोनों आप देख रहे होंगे, ये दोनों के दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट है, तो अगर एक सही होगा तो दूसरा ऑलरेडी गलत हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ई वाला जो डी सही है, ई वाला गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। When the size of a sample in a study increases, अगर किसी भी सैंपल में जो साइज़ है सैंपल की अगर वो बढ़ा दी जाती है तो क्या होगा। द स्टैंडर्ड एरर अप्रोचेज द स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन तक अप्रोच कर जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ एरर डिक्रीज़ कर जाएगा। एक्यूरेसी ऑफ प्रेडिक्शन बढ़ जाएगी। द सैंपल मीन मूव अवे फ्रॉम द पॉपुलेशन मीन एंड जनरलाइजेशन फ्रॉम द सैंपल बिकम मोर डिपेंडेबल। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी होगी, वो ये कि जब भी आप सैंपल की साइज़ बढ़ा रहे हैं, किसी चीज़ को आप 10 लोगों के ऊपर किए और किसी चीज़ को आपने 100 लोगों के ऊपर किया, तो हमने इसमें क्या डिफरेंस है कि एक का सैंपल छोटा है, दूसरे का सैंपल बड़ा है। जब आप इस सैंपल को बढ़ा रहे हैं तो इस सैंपल को बढ़ रहा है जब, तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर आप 10 लोगों के ऊपर कोई टेस्ट किए और उसको बाकी 100 के ऊपर जनरलाइज़ किए, या मान लेते हैं कि 500 के ऊपर जनरलाइज़ किए, तब ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा या जब आप 100 लोगों के ऊपर करके इसको 500 के ऊपर करेंगे। बताइए कब हम अच्छा प्रेडिक्ट कर पाएंगे, कब यहाँ पे गलतियाँ हमसे कम होंगी, कब एक्यूरेट ज़्यादा होंगे। तो बिल्कुल सही बात है, जब हमारा सैंपल साइज़ बड़ा होगा। समझ में आ रही है बात, क्योंकि जब आपके पास सैंपल साइज़ अधिक है तो आप पॉपुलेशन में से अधिक लोगों को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो जब आपकी सैंपल साइज़ अधिक होगी तो जो एरर का मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाएगा और एक्यूरेसी भी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले हम ऑप्शन में देखते हैं कि बी किस में आ रहा है और आपका सी किस में आ रहा है। ठीक है, और इसके बाद जनरलाइजेशन भी हम प्रॉपर कर पाते हैं, तो बी सी तो रहेगा ही रहेगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं बी सी किस में है साथ में। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में ही है, बी सी और ई, यही आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगर सैंपल की साइज़ बड़ी होगी तो वहाँ याद रखेंगे आप कि हम जनरलाइजेशन भी हमारा सही होगा, प्रेडिक्शन भी सही होगा और एरर होने का चांस भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी, इसमें से कौन सा जो है वो केस स्टडी का टाइप है। ठीक है, इंट्रिंसिक केस स्टडी, तो ऐसी कोई बात नहीं होती है कि जब हम इंक्वायरी करते हैं तो हम इंट्रिंसिक किसी के अंदर जा कर के देखेंगे। ठीक, तो इंक्वायरी आप पूछ सकते हैं, तो इंट्रिंसिक केस स्टडी नहीं होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव केस स्टडी आपका यहाँ पर होता है। इवैल्यूएटिव केस स्टडी आप इवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। तो इवैल्यूएटिव वाला भी गलत नहीं है, सही है। इंस्ट्रूमेंटल केस स्टडी या इंटरप्रेटिव केस स्टडी, देखिए इंस्ट्रूमेंटल नहीं है लेकिन इंटरप्रेटिव है कि कोई आपने केस लिया और आप उसको डील कर रहे हैं, आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसको ओवरऑल इवैल्यूएट कर सकते हैं और उसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सी और ई देखिए किस में है, पहले ही ऑप्शन में है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। Which among the following are not considered assessment as learning, इसमें से किसको हम assessment as learning में कंसिडर नहीं करते हैं। तो सबसे पहला आपके पास है यहाँ पे ई भी है इसमें, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहला आपके पास है टीचर गिव अ यूनिट टेस्ट एंड असाइन मार्क्स, टीचर ने यूनिट टेस्ट लिया और मार्क्स असाइन कर दिया। देखिए असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये जो एज, फॉर और ऑफ वाली चीज़ें हैं, फॉर का आपका फॉर्मेटिव हो जाएगा, ऑफ का सबमेटिव हो जाएगा और एज का मतलब ड्यूरिंग द क्लासरूम। तो क्लासरूम के जब वो दौरान लेंगे तो तुरंत तो यूनिट टेस्ट और असाइन मार्क्स नहीं करेंगे। टीचर आस्क स्टूडेंट टू ग्रेड द असाइनमेंट ऑफ देयर पीयर, इसकी बात नहीं होती कि टीचर बच्चों से ही कहेंगे कि आप जो है अपने दोस्तों के, अपने पीयर ग्रुप के अब मार्क्स को असाइन करिए। टीचर आस्क स्टूडेंट टू डू सेल्फ असेसमेंट ऑन अ रुब्रिक, टीचर आस्क स्टूडेंट टू राइट अ रिफ्लेक्टिव जर्नल, टीचर गिव ग्रेड्स एंड आस्क स्टूडेंट टू डिवाइड देयर मार्क्स themselves in two groups
बेस्ड ऑन देयर मार्क्स। उसके बाद आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक। अब देखिए इसमें से क्या क्या चीज़ें नहीं होंगी। तो जैसा कि मैंने कहा कि क्लासरूम के दौरान अगर कोई काम टीचर दे रही हैं तो वो आपके एज में आ जाएगा, बट यूनिट टेस्ट देखिए मार्क्स को असाइन करना ये नहीं आ सकता। और आपसे ही नहीं कहें कि आप ग्रेडिंग करिए, इसमें नंबर का मतलब आ रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। सेल्फ असेसमेंट के लिए हम काम करेंगे, क्योंकि जितने भी असेसमेंट हम करते हैं वो लर्निंग को ही पता करने के लिए। रिफ्लेक्टिव जर्नल लिखेंगे बच्चे, तो उससे भी टीचर को पता लगेगा कि वो किस हिसाब से सोच रहे हैं, तो वो भी आपके ड्यूरिंग क्लासरूम एक्टिविटी हो सकती है। तो अभी तक जो नहीं है वो ए और बी है, ये याद रखेंगे। ई वाला देखिए, यहाँ फिर ग्रेडिंग की बात की गई है। तो ग्रेडिंग की बात देखिए, टीचर बच्चों से नहीं कहेगा कि भाई आप अपने आप को बांट लीजिए, कौन अच्छे नंबर लाए हैं वो एक तरफ बैठ जाए, जो जिनका अच्छा नहीं है वो दूसरे साइड बैठ जाए। तो ए, बी और ई ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ए, बी और ई, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग शुड बी अ क्राइटेरिया टू असेस द टीचर मेड ICT रिसोर्स। अगर टीचर मेड ICT रिसोर्स हम बना रहे हैं तो उसमें क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए। कंटेंट वैलिडिटी होना चाहिए, ठीक बात है भाई, कंटेंट वैलिडिटी तो होना चाहिए, ठीक। लैंग्वेज की भी क्लैरिटी होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ एन ऐप और एप्लीकेशन एट लर्नर के एंड तक जो ऐप और एप्लीकेशन है वो मतलब अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक। इसके साथ टाइम टेकन बाय टीचर इन डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, समय जो टीचर ले क्या वो भी इम्पॉर्टेंट है। और डेटा बैंडविड्थ रिक्वायर्ड। देखिए कंटेंट वैलिडिटी यहाँ पे आपको सही है, क्योंकि हम इसको ले सकते हैं, क्योंकि अगर कंटेंट सबको नहीं मतलब सही नहीं होगा तो उस कंटेंट का फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ पर आपका सही है। अब इसके बाद देखें लैंग्वेज भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लैंग्वेज अगर क्लिस्ट हुई तो बच्चों को समझ नहीं आएगी। इसके बाद देखें तो यहाँ पे लर्नर के जब उसने कंप्लीट कर लिया तो उसके पास वो एप्लीकेशन की चीज़ें होनी चाहिए। और हमको इससे मतलब नहीं कि टीचर ने उस रिसोर्स को बनाने में कितना टाइम लिया है, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप घर पे जाएंगे वहाँ पे आप किसी TLM को ज़्यादा बना रहे हैं, कम समय में बना रहे हैं, जल्दी बना ले रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, उसका इस बात से कोई मतलब नहीं है। और न उसके बिहाफ पे हम कभी जज करते हैं कि ये टीचर ने अच्छा पढ़ाया ख़राब पढ़ाया, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन नहीं होगा, तो डी जिसमें है आप उसको काट दीजिए, बचता है एक ही ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। तो यहाँ पे 57 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 58 का देखते हैं, इसमें से कौन सा मल्टी सेंसरी डिवाइस है। तो भाई जिसमें एक से अधिक सेंसर्स लगें दैट इज़ मल्टी सेंसरी। टीवी में लगेगा आपका, पॉडकास्ट नहीं लगेगा, सुन सकते हैं, ग्राफ देख सकते हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, मोशन पिक्चर फिल्म, ADE, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। Which among the following digital initiative are being used by researcher teacher for various related। अच्छा, रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटी के लिए पूछा है कि रिसर्चर या टीचर इसमें से किसको यूज़ करते हैं, ये आपको बताना है। देखिए सबसे पहला है ई-पाठशाला। ई-पाठशाला जो है ये भी बच्चों के लिए यूज़ होती है, टीचर्स के लिए नहीं होती है। शोध गंगा, ई यंत्र, शोध गंगोत्री, शोध सिंधु। शोध गंगा हो गया, शोध गंगोत्री और शोध सिंधु, ये तीनों के तीनों क्या हैं, डिजिटल इनिशिएटिव हैं जो कि टीचर और स्टूडेंट द्वारा यूज़ किया जाता है। अगर हम शोध गंगा की बात करें तो यहाँ पे इंडियन थीसिस आपको मिलेंगी। शोध गंगा आप वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इंडियन थीसिस देखने को मिलती है शोध गंगा पे। शोध गंगोत्री यहाँ पे आपको मतलब जो इंडियन यूनिवर्सिटी में कराए गए जो सिनॉप्सिस के रिसर्च के टॉपिक्स हैं, जो सिनॉप्सिस है वो देखने को मिलेगा आपको शोध गंगोत्री पे। वहीं शोध सिंधु आपके लिए ई रिसोर्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। और ई पाठशाला मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी एक बताया था पेपर 1 में ही कि ई पाठशाला जो है यहाँ पर ये प्राइमरी का एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक। और ई यंत्र भी आपका है, लेकिन ये डिजिटल नहीं है, मतलब कह सकते हैं डिजिटल तो है ही, लेकिन ये इसमें न तो प्राइमरी में यूज़ होती है न तो ये रिसर्च में यूज़ होती है, ये रोबोटिक्स उसमें यूज़ होती है, ठीक है। तो बाकी के ऑप्शन भी मैंने आपको बता दिए। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं बी, डी और ई, 59 का BDE ऑप्शन रहेगा, ठीक है। BDE ऑप्शन नंबर सी, ठीक।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेप्स ऑफ गैगने 9 स्टेप इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। तो ये मैंने आपको बताया था, याद भी करवाया था अगर आपने नहीं किया है। टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1 जो है अगर आपने पढ़ा हो, और गैगने की थियरी हालांकि पेपर 2 एजुकेशन में, बट पेपर 1 अगर आपने टीचिंग एप्टीट्यूड की वीडियो देखी है तो आप ये आराम से कर लेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप क्लास में जाएंगे पहले आप अटेंशन करेंगे। कंटेंट तो क्रिएट करने की बात ही नहीं कही जाती ना परफॉर्मेंस को रिव्यू करने की। हमारे पास रहता है कि हमने अटेंशन गेन किया, और ये 5वां या 6वां पॉइंट रहता है परफॉर्मेंस को एलिसिट करने का और गाइडेंस प्रोवाइड करने का। तो ए, सी और ई इसमें करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी फॉर 60 गैगने की थियरी को। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अप्लीकेबल टू क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 61 में कि QCI जो है क्या है। तो QCI क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये तो सबको पता है कि QCI क्या है, एक नॉन प्रॉफिट ऑटोनॉमस एजेंसी है। अगर नहीं पता है तो इसको जान लीजिए, नॉन प्रॉफिट ऑटोनॉमस एजेंसी है। और ये किसके अंडर में है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका है QCI जो इसमें लिखा हुआ है। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि जब हम QCI देखते हैं और यहाँ देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के उसमें है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि जो आपका QCI है वो क्या है, इसको 1997 में ही इस्टेब्लिश किया गया था। और यहाँ देखिए आया भी ऑप्शन में, नॉन प्रॉफिट ऑटोनॉमस आपका ये जो सोसाइटी है या एजेंसी है। और ये किसके अंडर में है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर में ही ये रहती है। इसका काम क्या है, इसका काम क्या है कि ये एक्रेडिटेट करती है जो स्ट्रक्चर को और साथ में क्वालिटी इन्हांस करती है। ठीक, और इसके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। देखिए अब पहला और दूसरा ऑप्शन ही आपस में क्लैश कर रहा है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री है तो सिंपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कैसे ऑपरेट हो सकती है। तो ये केवल तो इंडिया गवर्नमेंट द्वारा नहीं ऑपरेट हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं है, यहाँ कॉमर्स हमने बता दिया, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री की तो बात ही नहीं है। तो बी और सी तो होगा ही नहीं। देखिए बी और सी जिसमें है उसको हटा दीजिए। तो ऑप्शन नंबर 61 के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें ना तो बी है ना तो सी है। ऑप्शन नंबर ए, डी और ई। ठीक, ओके। CPM क्रिटिकल पाथ मेथड का आपसे पूछा है, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। CPM क्या है, ये टेक्निक है प्लानिंग प्रोजेक्ट को करने के लिए। जैसे कि आपको कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें बहुत सारे रास्ते जुड़ रहे हैं, 1 2 3, तो इन सबको जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ते हैं, तो ये इसका एक मेथड आता है CPM क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, CPM जैसे कि हमने किसी काम को किया तो कब जल्दी स्टार्ट किया, कैसे किया, वो सारी चीज़ें इसमें हम देखते हैं। इवेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एरो। देखिए इवेंट्स को कह रहा है कि एरो से रिप्रेजेंट होता है। अर्लीस्ट टाइम स्टार्ट इज़ अ सूनेस्ट टाइम दैट एन इवेंट कैन बिगिन। अर्लीस्ट टाइम उसका सूनेस्ट टाइम है जब वो जो है बिगिन करता है कोई भी टास्क। और लेटेस्ट टाइम कैलकुलेट होता है बाय वर्किंग एट द एंड ऑफ द डायग्राम विद द टोटल टाइम सब्ट्रैक्टिंग द एक्टिविटी टाइम फ्रॉम दैट। ठीक है, ये भी बात सही कह रहा है यहाँ पे कि अर्लीस्ट टाइम सूनेस्ट टाइम है, और लेटेस्ट टाइम का भी सही बताया कि उसको जब हम ओवरऑल डायग्राम को यहाँ पे CPM के ड्रॉ करते हैं तो उसमें से जो है सब्ट्रैक्ट करते हैं टोटल टाइम को, जितनी एक्टिविटी उसमें की है उसमें से। जैसे आपने अगर 100 मिनट लिया और उसने एक्टिविटी करने में 50 मिनट लिया तो 100 में से 50 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक बात है। स्लैक टाइम इवेंट इज़ द एक्चुअल एंगेजमेंट टाइम इन दैट इवेंट। तो नहीं, ये चीज़ सही नहीं है। स्लैक एक्टिविटी टाइम एट नोड 1 शुड बी 0। ये बिल्कुल सही है कि जब आप शुरुआत करते हैं नोड 1 तो एक जगह से दूसरी जगह, जैसे नोड 1 है तो यहाँ पे जाने में जब शुरुआत वो करता है तो उसका जो स्लैक एक्टिविटी टाइम है वो 0 रखा जाता है। तो इसमें आपका सही कौन सा है, तो ई वाला भी आपका सही है, और इसके अलावा इधर से बी और सी सही है। तो बी, सी और ई ऑप्शन ए में ही है 62 के। 62 का ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर गाइडलाइंस ऑफ एडवर्ड डेमिंग फॉर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट मैनेजमेंट।
एडवर्ड डेमिंग का जो आपने पढ़ा होगा, इन्होंने क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर इन्होंने काम किया। क्वालिटी गुरु में एडवर्ड डेमिंग और वॉल्टर शेवर्ट, इन लोगों को पढ़ा होगा आपने। तो एडवर्ड डेमिंग का जो है, इन्होंने बोला है कि कौन सी गाइडलाइंस है। एलोकेट ह्यूज सम ऑफ मनी, ये कहते हैं कि भाई अधिक से अधिक जो है वो मनी को लीजिए, तो ऐसी बात नहीं है। एलिमिनेट फियर, हाँ ये इसकी बात करते हैं, इनका 14 प्रिंसिपल इन्होंने ही दिया था। फियर को कम करना, जब आप काम कर रहे हैं, वर्क प्लेस पे हैं, तो वहाँ पे आपका जो फियर है वो बहुत ही कम होना चाहिए। ठीक। यूज़ मॉडर्न ट्रेनिंग मेथड ऑन द जॉब। ट्रेनिंग मेथड मतलब अलग अलग नए नए इंसेंटिव्स के साथ आपको अच्छे अच्छे मेथड्स को जॉब पर लेना चाहिए, ठीक बात है। एम्प्लॉय को फोर्स नहीं करना है, डी ऑप्शन तो नहीं रहेगा, ए और डी नहीं है। और स्टॉप डिपेंडिंग ऑन मास इंस्पेक्शन, मास इंस्पेक्शन पे जो है वो डिपेंड करिए। ठीक। तो ये बात भी ये नहीं कहते हैं स्टॉप, हाँ ये चीज़ ये कहते हैं कि मास इंस्पेक्शन पे हमें डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, कि नहीं जब अधिक लोग होंगे उस चीज़ को देखेंगे तभी हमें वो चीज़ अच्छी करनी है, हमें खुद से उस चीज़ पे ध्यान देना है। ठीक। तो देखिए ये कभी भी ज़्यादा पैसों के उसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो ए और आपका डी ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं रहेगा। तो डी जिसमें जिसमें है उसको हटाइए पहले, और ए डी हटा दीजिए। देखिए डी हटा दिया आपने, आपको आंसर भी मिल गया, बी सी और ई, और ए भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। दिशा इज़ अ स्कीम ऑफ अर्ली इंटरवेंशन विथ विच स्पेशलाइज्ड डिसेबिलिटी। दिशा जो है इसमें से किस डिसेबिलिटी को जल्दी पता करने की एक स्कीम है। तो देखिए दिशा की जब हम बात करते हैं तो वो बच्चे जिनको क्या क्या होता है वो ध्यान से समझिए। जिनको ऑटिज़म होता है, जिनको सेरेब्रल पाल्सी होती है, या फिर जिनको मेंटल रिटार्डेशन और मेंटल डिसेबिलिटी होती है, मेंटल रिटार्डेशन या मेंटल डिसेबिलिटी होती है। हाँ, मल्टीपल डिसेबिलिटी मतलब एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी होती है। ठीक। ये जो चीज़ें होती हैं आपका, वो लोग दिशा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और दिशा अगर हम बात करें तो ADHD को यहाँ पे मेंशन नहीं करते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसको यहाँ पे उस हिसाब से ऑर्डर नहीं किया। तो आपका बी जिस ऑप्शन में उसको हटा दीजिए, बाकी आपका वो सेम रहेगा। ऑप्शन नंबर बी, बी इसमें भी है। अच्छा, इसमें ACDE है, ACDE। ठीक। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी। इसमें तो 3 ही दिया है तो इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है। तो ऑटिज़म हो गया, सेरेब्रल पाल्सी हो गया, मेंटल रिटार्डेशन और मल्टीपल डिसेबिलिटी। फॉर द बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूजन हैज़ सीन, फॉलोइंग बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूजन आर सीन अमंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। अगर कोई बच्चे हैं जिनको डिसेबिलिटी है तो इसमें जो है हम किस इंक्लूजन को यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। हाई लेवल ऑफ सोशल इंटरेक्शन विथ नॉन डिसेबल्ड पीयर, कि अगर इंक्लूजन है तो उनका हाई लेवल ऑफ सोशल इंटरेक्शन रहेगा, ठीक बात है। सोशल कॉम्पिटेंस और कम्युनिकेशन लेवल गेट इम्प्रूव्ड, ये भी ठीक बात है। चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड रिसीव इन्फीरियर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन इंक्लूसिव एजुकेशन। ऐसी बात नहीं है कि अगर कोई बच्चा इंक्लूसिविटी अगर क्लासरूम है तो वहाँ जो बच्चा डिसेबल्ड होगा या डाइवर्स नीड का होगा तो उसको इन्फीरियर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल ही गलत है, ए भी तो फिर भी ठीक है। सोशल एक्सेप्टेंस विद डाइवर्स एबिलिटी इज़ एनहांस्ड, ये भी बात आपकी सही है। फ्रेंडशिप डेवलप मोर कॉमनली बिटवीन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी एंड दोज विदाउट डिसेबिलिटी। तो देखिए कह रहा है कि बच्चों ज़्यादातर फ्रेंडशिप उनसे करेंगे जो बच्चे डिसेबिलिटी वाले हैं, और जो वो दूसरे वो ग्रुप हो जाएंगे जो बिना डिसेबिलिटी के हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बहुत ही गलत है। ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी जिसमें नहीं है आप उसको फाइंड आउट करिए, वही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बी डी ई, ऑप्शन नंबर बी। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको क्या करना है, मैच करना है। ठीक। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं आइडियलिज़म। तो जब भी हम आइडियलिज़म की बात करते हैं तो आइडियाज़ की बात करता है, ये सत्यम शिवम सुंदरम की बात करता है। ठीक। प्रेगमेटिज़म की बात करते हैं तो प्रयोजनवादी, कि जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो बिहेवियरल है वही सब कुछ है। एग्जिस्टेंशियलिज़म की एसेंस की बात करते हैं एग्जिस्टेंशियलिज़म वाले, और रियलिज़म जो है वो रियलिटी यथार्थवाद की बात करते हैं।
अब देखिए इस ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन के साथ डील किया करिए। जैसे इन्होंने कहा कि पहले का क्या होगा आपका, तीसरा, दूसरा और चौथा, ठीक। तो आइडियलिज्म, द वर्ल्ड, थर्ड को देखते हैं, द वर्ल्ड ऑफ माइंड एंड आइडिया इज़ रेगुलर, परमानेंट एंड ऑर्डरली। देखिए यहाँ पे आपको देख के पता लगेगा आइडियाज़ की बात कर रहा है, और ये आइडियाज़ किसके हैं, आइडियलिज्म के ही हैं। तो पहले का तीसरा एकदम सही है कि वर्ल्ड ऑफ द माइंड ये पूरे आइडियाज़ हैं, और जो आपके विचार हैं वो ही अस्थाई है, वो ही सत्य हैं, ये कहते हैं। और रियलिज़म वाले ठीक इसके उल्टा कहते हैं कि जो दिखाई दे सिर्फ वो सत्य है, जो यथार्थ है सिर्फ वही सत्य है। तो डी का आपको यहाँ पे दिख रहा है कि व्यू द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट और मैटर के टर्म में। तो ए का 3 हो गया, डी का 2 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं A3 D2। अब देखिए A3 D2 आपका किस में आ रहा है, A3 तो इन दोनों में है, और D2 किस में है, D2 आपकी सिर्फ इसमें है। देखिए यहीं से बस हमें इतना ही करने पे हमारा आंसर मिल गया, हमारा आंसर B होगा। फिर भी हम बाकी को भी करेंगे। नेक्स्ट आते हैं प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म क्या कहता है कि प्रयोजनवादी, कि जो भी चीज़ आप कर रहे हैं वो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में दिखना चाहिए। द वैल्यू ऑफ एन आइडिया लाई इन इट्स एक्चुअल कॉन्सिक्वेंसेज, कि उस काम की उतनी वैल्यू है कि जिसको करने के बाद क्या होगा वो चीज़ हमें पता हो, ठीक। और एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या कह रहा है, द डॉक्ट्रिन एम्फेसिस दैट देयर विल बी नो वैल्यूज़ आउटसाइड मैन, कि जितनी भी वैल्यू हैं वो सब एग्जिस्ट करती हैं एक व्यक्ति में, व्यक्ति से बाहर कोई भी मूल्य एग्जिस्ट नहीं करते हैं। समझ में आया। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आपका हो जाएगा 3, A3 B4 C1 और आपका हो जाएगा D2, ठीक है। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 66 के लिए ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। फिर से आपको मैच इट करना है 67 में भी। द पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन, कल्चर, पावर एंड लिबरेशन, द पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन, पॉलिटिकल एजेंडा ऑफ एजुकेशन एंड वन मोर इज़ देयर, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। तो एक चीज़ तो आपको एकदम क्लियर होगी, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के तो राइटर आपको पता ही होंगे कि ये कौन है, जॉन डीवी। तो जॉन डीवी पहले नंबर पे हैं, और ये डी का 1 है। तो आप देखिए डी का 1 किस में है, तो डी का 1 इसमें या तो इसमें है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए कैंसिल और ऑप्शन नंबर डी कैंसिल। अब इसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों का 1 है और इन दोनों का 4th है। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक, क्योंकि हमें 1 तो क्लियर है डी वाला। तो ए का क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। ये क्लियर हुआ। तो हमारी बात बी और सी में है, तो हम बी और सी को देखेंगे, क्योंकि ए का तो 4th होगा। ए का 4th का मतलब कि पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन, कल्चर, पावर एंड लिबरेशन, इसका पाउलो फ्रायरे हैं। अब यहाँ से बी और सी के ऊपर आता है कि बी का क्या होगा और आपका सी का क्या होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि या तो तीसरा या तो दूसरे में से कोई होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन एंड पॉलिटिकल एजेंडा ऑफ एजुकेशन, काफ़ी सिमिलरिटी है वर्डिंग्स में, तो इसको आप लिख लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो आगे। अगर हम बात करें कृष्ण कुमार की, तो इन्होंने पॉलिटिकल एजेंडा ऑफ एजुकेशन की बात की है। कृष्ण कुमार ने पॉलिटिकल एजेंडा की बात की है, और जो आपके केनेथ जे सॉल्टमैन है, इन्होंने पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन की बात की है, ठीक है, पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन की। तो ऑप्शन नंबर 3rd, ठीक है। तो ए का हो गया आपका 4th, ए का आपका हो गया इधर पाउलो फ्रायरे, हाँ 4th सही है। डी का हो गया 1, बी का हो गया 3 और सी का हो गया 2। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। फिर यहाँ पे हमें मैच करना है। देखिए मैस्लो और बीएफ स्किनर कौन कौन है, तो देखिए बीएफ स्किनर की जब हम बात करते हैं तो बीएफ स्किनर तो हमेशा से यहाँ पे हैं भाई, बिहेवियरल एक्सपेक्ट में ही है बीएफ स्किनर, उसको छोड़ के वो कभी गए ही नहीं, ठीक। तो बीएफ स्किनर यहाँ पे बिहेवियरल थियरी हो जाएगा, तो ए का 1 हो जाएगा। ए का 1। फिर अगर हम बात करें मैस्लो का, तो मैस्लो कौन है, मैस्लो ह्यूमनिस्टिक हैं, तो मैस्लो और डेसी चले जाएंगे 4th में। विनियर और ग्राहम जो है यहाँ पे, ये आप याद रखेंगे कि ये लोग कॉग्निटिव से रिलेटेड हैं, जिसमें से प्याजे और ये लोग हैं। और लॉक, लेथम और बेंड्यूरा की सोशल कॉग्निटिव थियरी हमने पढ़ी हुई है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा दूसरा, ठीक है, समझ आया। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा 1st 4th, और इसका 2nd का हो गया आपका 4th, 1st का 3rd का 3rd और डी का 2,
ये ऑप्शन है आपका सही सी वाले में। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्या काम करती है? तो एनसीईआरटी जो है स्कूल लेवल पे काम करती है। ये आपको पता है कि एनसीईआरटी कहाँ काम करती है? स्कूल लेवल पे। तो बिल्कुल सही से ए का तीसरा लगा दीजिए। उसके बाद आपसे पूछा है यूजीसी के बारे में, तो यूजीसी हायर एजुकेशन को ग्रांट कमीशन ग्रांट कहते हैं इसको, तो बी का हो जाए 1। फिर QCI अभी हमने पढ़ा कि इंडिपेंडेंट बॉडी है और ये साथ में जो है सारी चीज़ करती है, तो QCI का जो यहाँ पे ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा कि ये इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी के असेसमेंट के लिए, प्रोडक्ट के सर्विसेज के लिए, प्रोसेस के लिए क्या करेगी? आपका देगी। तो QCI 4th। और निपा क्या है? ये स्कूल एजुकेशन के फील्ड में अंडरटेक ट्रेनिंग एंड ये तो आपका NCERT है। टू फोकस एंड प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन एजुकेशन, एजुकेशन में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, प्लानिंग के लिए काम करेगी, तो ये आपका निपा हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका क्या कौन सा होगा उसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट का थर्ड हो गया था B1, हाँ ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 69। अब यहाँ पे आपको करिकुलम थियरिस्ट और उनकी किताबों के साथ उनको मेज़र करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं तो फ्रैंकलिन बॉबिट की बात करते हैं। तो फ्रैंकलिन बॉबिट है इस बुक से कि हाउ टू मेक अ करिकुलम, हाउ टू मेक अ करिकुलम, पहले का क्या हो जाएगा? तीसरा। फ्रैंकलिन बॉबिट क्या कहते हैं कि हाउ टू मेक अ करिकुलम। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके वेरेट चैटर, वेरेट चैटर कहते हैं करिकुलम कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। ठीक, और अगर टाइलर की बात करें तो टाइलर की बुक का नाम है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम, तो यहाँ पे और इंस्ट्रक्शन ये टाइलर का है। सी का 4th हो गया, बी का 1 हो गया, ए का 3 हो गया, बचता है गुडलैंड जिसका व्हाट स्कूल्स मेड फॉर। ठीक, तो अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो आपका डी का 2 हुआ था ना, डी का 2 है इसमें, बी ऑप्शन। ठीक, मैच 1 with 2। अब ये नॉमिनल ऑर्डिनल जो रेशियो और इंटरवल जो स्केल्स हैं, आपके मेज़रमेंट स्केल हैं, उनकी बात की जा रही है। देखिए अगर क्लास रोल नंबर की बात करें तो उसमें कहीं हमें ऐसा तो दिखता नहीं कि नहीं अगर 1 रोल नंबर है तो बहुत अच्छा है, 5 है तो बहुत ख़राब है। सो यहाँ सिर्फ नंबर में सिर्फ नंबर प्रोवाइड किया गया है एक आपको, और कुछ भी नहीं। सो ये नंबर जब प्रोवाइड किया तो ये नॉमिनल लेवल का है। तो ए का 2 आप देख लीजिए, ए का 2 किस में है? बी में है और डी में है, बाकी ए काटिए और ये कट करिए। फिर हाइट ऑफ स्टूडेंट, देखिए हाइट ऑफ स्टूडेंट आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? रेशियो, क्योंकि आप यहाँ पे क्या करते हैं कि आपसे जो बड़ा है वो उसके बाद खड़ा होगा, उसके बाद वाला उसमें, और इसमें एब्सोल्यूट 0 है, और हम सारी परफॉर्मेंस मतलब जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हैं वो सबके सबको हम यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। तो जब यहाँ पे आपका हाइट ऑफ स्टूडेंट किस में हो गया? रेशियो में। बी का 3, बी का 3 देखिए किस में है? इसमें तो बी का 1 है, बी का 3 इसमें है, तो हमारा सही ऑप्शन यही हो जाएगा। फिर रिलेटिव पोजीशन इन ग्रुप की अगर हम बात करें तो वो आपका ऑर्डिनल एक रैंक को दिखाएगा, रिलेटिव पोजीशन रैंक को दिखाएगा, और जो आपका IQ स्कोर है वो इंटरवल को दिखाता है। ठीक है, IQ स्कोर किसको दिखाएगा? आपका इंटरवल को दिखाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ आपको मेज़र करना है। एंड्रागॉजी है, डायलॉगिक टीचिंग है, क्रिटिकल पेडागॉजी और पेडागॉजी है। देखिए अगर हम बात करते हैं एंड्रागॉजी की, तो एडल्ट लर्निंग को हम एंड्रागॉजी कहते हैं। ठीक, एंड्रागॉजी जो है एडल्ट एजुकेशन में जो यूज़ किए जाने वाले प्रिंसिपल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, वो हैं एडल्ट। अगर हम इस सेंस में बात करें एंड्रागॉजी के, और जो हमारे एक ऑप्शंस दिए हुए हैं, आर्ट एंड साइंस ऑफ हेल्पिंग एडल्ट लर्नर, तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि ये क्या है? आपका एक आर्ट और साइंस है जिसकी मदद से हम लर्नर को जो है हेल्प कर रहे हैं। और एडोलेसेंट्स को टीच करने के लिए तो नहीं, इट इन्वॉल्व ऑन गोइंग टॉक, नहीं। तो यहाँ पे आप ये याद रखेंगे कि एडल्ट की बात की जा रही है, तो ए का तो 1 ही हमें दिख रहा है। ए का 1 देखिए ऑप्शन नंबर ए और सी में है। अगर हम यहाँ पे एडोलेसेंट्स की बात करते हैं, मतलब बच्चों की बात करते हैं, तो उनके लिए पेडागॉजी आता है। मैंने ये भी पेपर 1 में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में डिटेल में पढ़ाया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पेडागॉजी, एंड्रागॉजी और ह्यूटोगॉजी क्या है। ठीक है, तो एंड्रागॉजी जो है वो आपका एडल्ट में चला जाएगा, और ये पेडागॉजी वाला कॉन्सेप्ट जो है ये तीसरा आ जाएगा, तो डी का 3। तो देखिए ए का 1 हो गया और डी का 3, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपको यहीं से, ए बी नहीं ए, ऑप्शन नंबर ए आपको यहीं से आंसर मिल रहा है
समझ में आया? तो अगर आपको कुछ चीज़ें पता होंगी तो आप ऐसे ही कर लेंगे। क्रिटिकल पेडागोजी ये देने वाले कौन है? ये देने वाले हैं आपके पाउलो फ्रेरे। तो क्रिटिकल पेडागोजी जो है ये हमेशा क्या करती है, जो समाज में चले आ रहे डोमिनेटिंग बिलीव हैं उनको चैलेंज करती है। तो क्वेश्चन करने में, डोमिनेटिंग बिलीफ को चैलेंज करने में मदद करती है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं आपका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ आपको करना है। शोध शुद्धि, आयरन्स, स्वयं, फौजी। देखिए इसमें दिया है आपका सबसे पहले तो स्वयं। आपको पता है स्वयं एक मूक प्लेटफॉर्म है, तो सी का 1 आपको समझ में आ गया। सी का 1 किस में दिया गया है? सी का 1 आपका एक तो डी में है और एक आपका बी ऑप्शन में है क्वेश्चन नंबर 73 को ध्यान से देखिए। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें स्वयं आपको समझ में आ गया, तो अब ए और सी ऑप्शन का काम ख़त्म है। फिर हम बात करते हैं शोध शुद्धि। शोध शुद्धि क्या है भाई? तो ये शोध शुद्धि, शुद्ध करने की बात करें तो क्या शुद्ध करेंगे? आप रिसर्च के टर्म में बात करें तो ये आपका कंटेंट सही होना चाहिए। तो ये प्लेगरिज्म को चेक करेगा। किसको चेक करेगा? प्लेगरिज्म को, इसीलिए इसका नाम है शोध शुद्धि। ठीक, तो ए का हो गया 2। जब हम ए के साथ 2 पे जाएंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे आंसर हमें मिल गया हमारा। ठीक है, तो देखिए ये काफ़ी अच्छा तरीका होता है। अगर आपको 1, 2 भी आपके MCQ में कंफर्म है, सो गो विथ इट एंड गो विद द ऑप्शन। ये ज़रूरी नहीं है कि पहले बैठ करके पूरा के पूरा आप क्या करें, उसको सॉल्व करें कि नहीं इसका तो ये होगा, इसका ये होगा। गो विद द ऑप्शंस, तो आप इजीली यहाँ पे कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा क्वालिटी अप्रोच है और उसके द्वारा क्या आपके रिलेशन हैं? ठीक है, तो इसमें देखिए अगर हम कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल में क्या हो जाएगा कि आप वहाँ पे वेरिएशन को कम कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपके पास मान लेते हैं एग्जाम्पल में है कि कोई चीज़ है जो कि आपके पास 1 किलो है, कोई चीज़ है 5 किलो, तो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी आप किसकी मेंटेन कर पाएंगे? जो आपके पास कम सामान है। अधिक होगा तो उसमें जो है क्वांटिटी हो जाएगी, क्वालिटी उतनी मेंटेन नहीं हो पाएगी, राइट। सो क्वालिटी कंट्रोल अगर करना है, कंट्रोल शब्द पे ध्यान दीजिए, तो अगर कंट्रोल करना है तो तुरंत उसकी जो वेरिएशंस आ रहे हैं उसको लिमिट करना होगा। तो एलिमिनेट वेरिएशन ये आपके कंट्रोल से रिलेटेड है। पहली चीज़ ये, अगर आप अश्योरेंस दे रहे हैं दैट मीन्स आप कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, आप उनको सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। अगर आप अश्योर कर रहे हैं तो अश्योर जहाँ आएगा वहाँ पे इनके प्रोडक्ट के जो स्पेसिफिकेशन है उसको आप दे रहे हैं, लोगों को क्या कर रहे हैं आप लोगों को संतुष्ट कर पा रहे हैं। इंस्पेक्शन की जब हम बात करें, किसकी इंस्पेक्ट करने की, मतलब जांच पड़ताल करने की, तो हम ये देखते हैं कि जो वर्कर की जॉब है वो उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग मिलती है कि नहीं मिलती है। ठीक, तो ये इंस्पेक्शन में आ जाएगा कि डिसाइड करना कि वर्कर की जॉब उसकी रिक्वायरमेंट को मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है। और क्वालिटी मैनेजमेंट की बात जब आएगी तो यहाँ मैनेजमेंट पे हम क्या करेंगे कि 100% जो उसकी स्पेशलाइजेशन है वो उसको सही से मिल सके। ठीक, हाँ, तो एक बार और इसको थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि सब में क्वालिटी लिखा है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। कंट्रोल की अगर हम बात करते हैं तो हम वेरिएशन को एलिमिनेट करते हैं। अश्योरेंस की बात करते हैं तो हम उनको अश्योर करते हैं कि आपको ये चीज़ जो है वो इतने जो है उसमें मिल जाएगी। जब हम किसकी बात करेंगे? अश्योरेंस की। कस्टमर की नीड्स को लोअर से लोअर कॉस्ट में हम यहाँ पर क्या करेंगे? अश्योरेंस का ऑप्शन नंबर 2 ही आपका सही है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। इंस्पेक्शन की बात करें तो उसकी जॉब उसके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है या नहीं। और जब मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि वो प्रोडक्ट जो है वो कैसा है, मैनेज मतलब अच्छे से 100% सही है या नहीं सही है। ठीक है, तो ए का 3 है और आपका अश्योर का हो गया आपका 2, इंस्पेक्ट का हो गया आपका 1, तो A3C1 यही आपका देखिए A3C1 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक, अब ये लर्नर की डिसेबिलिटी और उनके कुछ डायमेंशंस दिए हैं। ऑर्थोपेडिकली एंड अदर हेल्थ इम्पेयरमेंट, लर्निंग डिसेबल्ड, मेंटली रिटार्डेड और गिफ्टेड। देखिए
अगर बच्चा जो है ऑर्थोपेडिकली मतलब उसको कहीं ना कहीं जॉइंट्स में प्रॉब्लम है या अदर हेल्थ इम्पेयरमेंट है, तो उसको प्रॉब्लम कहाँ होगी, उसको प्रॉब्लम होगी मूवमेंट करने में। कहाँ प्रॉब्लम होगी, मूवमेंट में। तो ए का क्या हो गया हमारा, ए का हो गया हमारा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 75 के लिए हमारा ए का क्या हो गया, दूसरा। तो दूसरा किस में है, या तो बी होगा या तो डी होगा। अगर बच्चा जो है क्या है आपका गिफ्टेड है, तो गिफ्टेड बच्चा है तो वो कैसा होगा, देखिए अगर कोई बच्चा गिफ्टेड है तो वो काफ़ी अच्छा होगा, पढ़ने में इंटेलिजेंट होगा। तो देखते हैं कि डी का 1 के साथ ये जा रहा है या नहीं। तो डी का 1 इसमें दिया तो हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो डी का 3 भी दे रहा है। तो क्या डी का 3 हो सकता है इंटेलेक्चुअल, तो नहीं। इंटेलेक्चुअल जो बच्चा लर्निंग डिसेबल्ड होगा वो सही है। मेंटली रिटार्डेड वाले बच्चे, उनका परसेप्चुअल मोटर कम्युनिकेशन सही से काम नहीं करेगा। तो सी का 4 आप इसके साथ भी जा सकते हैं, सी का 4 डी में ही आ रहा है। इसका मतलब हमारा डी का 1 वही सही था कि जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो क्या है, वो आपका गिफ्टेड होगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, बुद्धा के अकॉर्डिंग जो लास्ट 5 पाथ हैं लिबरेशन का, वो क्या है, ये आपसे इसमें पूछा है बुद्धा के अकॉर्डिंग। तो देखिए सबसे पहला क्या होगा कि ये वही है जो कि हमने पढ़ा था 8 जो गौतम बुद्ध के सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक, ये सारी जो 8 के 8 इसमें लाइन से आपको लगाना है। तो सबसे अंत में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, समाधि आता है। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए वो सबसे आखिरी में होगा। तो ए सबसे आखिरी में 3 में है, तो डी ऑप्शन को पहले हटाइए। सम्यक समाधि के ठीक पहले कौन आता है आपका, यहाँ पे स्मृति, ठीक। व्यायाम, स्मृति, समाधि, ये उसके 3 हैं, ठीक। तो स्मृति मतलब सी, तो ए के बाद क्या होगा, सी होगा। तो ए के ठीक पहले कौन आएगा, सी। तो देखिए सी इसमें भी है और इसमें भी है, पहला ऑप्शन कट गया क्योंकि सी इन दोनों में है। अब इसके बाद मैंने आपको बताया है कि कौन आएगा, स्मृति के बाद व्यायाम था, ठीक। सम्यक स्मृति सम्यक व्यायाम, स्मृति और समाधि। तो यहाँ पे स्मृति हो गया, समाधि हो गया, अब यहाँ पे व्यायाम वाला है कि राइट एफर्ट। तो अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है। सी के बाद पहले तो ए रहेगा ना, ए है, सी है और सी के बाद यहाँ पे बी ऑप्शन सही दे रहा है। तो बी सी ए ये कॉन्सेप्ट रहेगा। डी जो आजीविका है वो बाद में रहेगा और सबसे पहले आपका कर्म आएगा, ठीक है। सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीवा, और उसके बाद जो है आपका होगा व्यायाम, और उसके बाद जो है कि आपका स्मृति और समाधि, ठीक है। तो इसके बाद आपका बी हो गया। तो इस ऑप्शन के साथ ही आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसको आपको याद करना होगा और दिस इज़ द वे, जैसे मैं आपको करके बता रही हूँ, दिस इज़ द वे हाउ यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शन ईजिली एंड गेट टू योर आंसर, ओके। अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ओल्डेस्ट से लेटेस्ट में आपको करना है। ओल्डेस्ट से लेटेस्ट का मतलब है कि जो पुराना है उसको पहले करेंगे, ठीक है। जस्टिस वर्मा कमेटी 2012 की है भाई टीचर एजुकेशन के लिए। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन सबसे पहला 1948। एनकेसी 2006 से 9, मतलब इन्होंने काफ़ी टाइम में अपना दिया था। एजुकेशन कमीशन 64। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952। सबसे पुराना कौन है, यूनिवर्सिटी सबसे पुराना यही है। तो डी सबसे पहले नंबर पे होगा, तो डी पहला या तो चौथा ऑप्शन। इसके बाद आपका आएगा सेकेंडरी वाला 1952, और एनकेसी है और जस्टिस वर्मा तो सबसे आखिरी में, सबसे लास्ट में जस्टिस वर्मा होंगे। देख लीजिए कि ऑप्शन नंबर ई किस में सबसे लास्ट में है, तो ई तो इसमें ही लास्ट में है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट ऑप्शन। देखा आपको कैसे ऑप्शन हमने एलिमिनेट किया, आपको लेटेस्ट पता चल गया, आपको आखिरी का पता चल गया, तो आपको इसका आंसर एज इट इज़ मिल जाएगा। चूँकि हमें ओल्डेस्ट टू मॉडर्न में करना था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। अरेंज द थ्योरिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन, मतलब कि जिन्होंने सबसे कम कंट्रीब्यूट किया है उनको सबसे पहले रखना है, और जिन्होंने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है उनको सबसे बाद में रखना है, ठीक। अब देखिए पैवलव को हम सब हमेशा पढ़ते हैं कि ये जो है कि अर्ली 20th सेंचुरी के उसमें है और इन्होंने काम ऐसे से किया है, ठीक। और थॉर्नडाइक भी उसी टाइम के हैं। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में जो लगाना है, तो सबसे पहले पैवलव की बात आएगी कि पैवलव जो हैं वो सबसे पहले आते हैं। उसके बाद थॉर्नडाइक का नंबर है। थॉर्नडाइक के बाद अगर आप देखें तो टॉलमैन है,
और उसके बाद हल है, हल की रेनफोर्समेंट थियरी, और सबसे जो लास्ट पहले का दिया है जिन्होंने, वो है बेंड्यूरा। बेंड्यूरा का जो कॉन्सेप्ट है वो मिड लेट 20th सेंचुरी का है, जो उन्होंने सोशल लर्निंग या ऑब्जर्वेशन लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ए आपका सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, BAEDC। दैट मीन्स पैवलव हो गए, थॉर्नडाइक हो गए, टॉलमैन हो गया, हल हो गया, बेंड्यूरा हो गया। ठीक है, इनको भी क्रोनोलॉजी में आपको करना है। पहला है नेशनल कमीशन ऑन टीचर 1, NCFTE जो कि टीचर एजुकेशन के प्रति कर रही है, NPE रिव्यू कमिटी, नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन लर्निंग विदाउट बर्डन, ये 1993 का था, ये भी डॉक्टर यशपाल के उसमें था। और करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन 2003 में आया है। NPE की रिव्यू कमेटी जो बनी थी वो 1990 की थी, रामामूर्ति कमेटी, जो 1992 में अपना POA लेकर के आती है। और NCFTE आपका 2009-2010 का है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, और टीचर कमीशन जो पहला टीचर था वो 1983 से 85 का था। बस इसी ऑर्डर में आपको क्या कर देना है, कर देना। तो सबसे पुराना इसमें कौन है, तो पहला वाला 1983-85 वाला ए ऑप्शन सबसे पहले इसमें है, बी में, तो बी आपका करेक्ट, यहीं से हमको एक सही मिल गया। और सबसे लेटेस्ट अगर हम बात करें तो NCFTE है बी आप देख सकते हैं कि इसमें लास्ट में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 79। अब इस क्वेश्चन में आपसे व्हीलर मॉडल फॉर करिकुलम डिज़ाइन पूछा है, उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है। सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, एम्स, गोल एंड ऑब्जेक्टिव, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। देखिए, जब हम करिकुलम डिज़ाइन की बात करते हैं तो करिकुलम डिज़ाइन में सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई एम होना चाहिए, कोई गोल, कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो अगर आप नहीं भी आपको पता है व्हीलर का क्या है, तो आपके पास कोई एम होगा तो उसके अकॉर्डिंग ही तो आप करिकुलम को डिज़ाइन कर पाएंगे। तो सी ऑप्शन सबसे पहले होना चाहिए। ठीक है, और इवैल्यूएशन जब भी करेंगे तो सबसे आखिरी में करेंगे, डी लास्ट में होना चाहिए। तो डी तो सबके लास्ट में है, और सी इन दोनों के, बी और सी, तो ये दोनों हट गए। दो ऑप्शन अब आपके पास बच रहा है, या तो बी होगा या तो सी होगा। अब एम, गोल और ऑब्जेक्टिव पहला हो गया, इवैल्यूएशन उसके बाद हो गया। जब आपको एम, गोल और ऑब्जेक्टिव मिलता है उसके बाद आप क्या करेंगे, कंटेंट को सेलेक्ट करेंगे? जी नहीं, पहले आप लर्निंग एक्सपीरियंसेस को सेलेक्ट करेंगे कि हमें कौन कौन से लर्निंग एक्सपीरियंसेस को करना है। ठीक, तो लर्निंग एक्सपीरियंसेस का ऑप्शन आपका ये था, ए। तो उसके बाद जब आप लर्निंग एक्सपीरियंसेस को कर लेंगे उसके बाद आप कंटेंट को करेंगे, और कंटेंट को करने के बाद दोनों को आप क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज और इंटीग्रेट करेंगे। समझ में आ रहा है? मतलब ये है कि सबसे पहले आपने किसी का भी क्या ड्रॉ किया, एम बनाया। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, एम के बाद आप उसके लर्निंग एक्सपीरियंसेस को सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर आप कंटेंट को सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद उस कंटेंट और लर्निंग एक्सपीरियंस दोनों को ऑर्गेनाइज करेंगे, प्लस इंटीग्रेट करेंगे, और एट लास्ट आप इवैल्यूएट करेंगे। यही आपका रहेगा। ठीक, तो आपको दिखा कि वहाँ पे सी था, हाँ, सी हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ए, CAD, डी है ना, हाँ, CAE किस में आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर सी, CAEBD, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग रिसर्चेज इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ जनरलाइजेशन। तो जनरलाइजेशन के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लगाना है, मतलब जिसको आप सबसे ज़्यादा जनरलाइज करें वो सबसे लास्ट में रहेगा। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि क्वालिटेटिव रिसर्च ज़्यादा जनरलाइज होते हैं कि क्वांटिटेटिव। नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्चेज होते हैं इनके अंदर जनरलाइजेशन अच्छी होती है, जबकि क्वालिटेटिव में को हम जनरलाइज नहीं कर पाते हैं। एथनोग्राफिक रिसर्च, इसमें काफ़ी कम जनरलाइजेशन है। ठीक, क्योंकि एक कल्चर का जो स्टडी हम करते हैं वो एथनोग्राफी में करते हैं। सर्वे को हम कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल को तो बिल्कुल कर सकते हैं, एक्शन को भी नहीं कर पाते हैं, और केस स्टडी को तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जनरलाइज होगा वो आपका होगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, तो जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसको हम सबसे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए किस में है,
सी इसमें दिया हुआ है एक ऑप्शन में। बट अगर आप सर्वे को भी देखें तो सर्वे को भी, जैसे कि अगर हम किसी चीज़ का सर्वे लेते हैं कि लोगों की क्या सोच है क्या है, तो हम कहीं ना कहीं से पूछ के लेते हैं कि आप कितने सेटिस्फाइड है। तो सर्वे भी कहीं ना कहीं एक अच्छा मेथड है जो कि जनरलाइज हो सकता है। तो सर्वे और एक्सपेरिमेंटल को साथ में रखते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि हमारे पास सर्वे जो है वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल है, और एक्सपेरिमेंटल के बाद एक्शन रिसर्च तो बिल्कुल ही कम होता है। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए, केस स्टडी हो गया और एक्शन रिसर्च हो गया, ये सबसे कम जो है वो जनरलाइज होते हैं, ठीक। तो एक्शन रिसर्च सबसे कम होगा, फिर केस स्टडी सबसे कम होगा, फिर एथनोग्राफी, DEACB। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ठीक है। हमने एक्सपेरिमेंटल को इसलिए नहीं लिया क्योंकि एक्सपेरिमेंटल में भी जैसे कि आपके उसकी जो जनरलाइजेबिलिटी होती है वो उतनी नहीं होती जितनी कि सर्वे की होती है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल हम लेबोरेटरी में बैठकर करते हैं, ठीक। एक्सपेरिमेंटल मेथड, हाँ, जो आपका कुछ क्वासी एक्सपेरिमेंटल होगा, ट्रू एक्सपेरिमेंट होगा, तो वो अलग है। लेकिन सर्वे रिसर्च हमेशा वो लोगों से ही उनकी राय लेकर के बनाई जाती है, चाहे किसी भी फॉर्म में, चाहे मेल के क्वेश्चनायर के फॉर्म में, और इसके साथ उसकी जनरलाइजेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए बी ऑप्शन हमारा सबसे अधिक रहेगा, ठीक है। गैगने ने एक आपका जो दिया है हायरार्की, उसी को आपको लगाना है। तो यहाँ देखिए गैगने की जब हम लर्निंग थियरी की बात करते हैं तो सबसे बेस पे कौन आता है, सिग्नल लर्निंग आता है, आपको पता होगा। उसके बाद SR की बात आ जाती है कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स होगा, फिर मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन उसके ऊपर रहेगा, ठीक। फिर कॉन्सेप्ट लर्निंग रहेगा, और कॉन्सेप्ट लर्निंग के बाद आपका रूल लर्निंग आ जाता है, ठीक। तो आपका ऑप्शन EC, दोनों देखिए E तो सब में है, 3 में है, और C इसमें C वाले में, ECBAD ये ऑप्शन ही करेक्ट है। अरेंज द फॉलोइंग क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस बाय इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। जैसे जैसे रेस्ट्रिक्शंस बढ़ रहा है वैसे वैसे आपको क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस को लगाना है। तो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस क्या है कि ये एक तरह का रेगुलेशंस करते हैं कि आप कैसे अदर्स कैन यूज़, डिस्ट्रीब्यूट एंड क्रिएट डेरिवेटिव वर्क फ्रॉम योर वर्क, कि दूसरे आपके काम को किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं उसको रेगुलेट करना, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस। क्रिएटिव कॉमन बाय SA, देखिए जिसमें जितने कम शब्द लिखे हैं वो उतना कम रेस्ट्रिक्टेड है, याद रखिएगा। CC, अब इसमें सबसे छोटा कौन सा है, CC BY, तीसरा है CC BY सबसे कम रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक। उसके बाद CC BY SA, उसके बाद ये है, तो C और फिर A, और सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपका E वाला जो है ये मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड है। तो पहले तो हम C और E देखते हैं ऑप्शन में, C और E, C और E किस में है लास्ट में, तो देखिए C एक ही में है, आंसर यहीं से मिल जाता हमें, और E यहाँ पे है ही। तो ऑप्शन नंबर B इज़ करेक्ट। बाकी को हमें देखने की ज़रूरत नहीं, आप चाहें तो आप एक बार मैच कर सकते हैं, बट लीस्ट रेस्ट्रिक्टेड और मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड, जिसमें जितने अधिक वर्डिंग्स होंगे वो मोस्ट हो जाएगा, और जिसमें सबसे कम होगा वो लीस्ट होगा। आपको आपका आंसर यहीं से मिल जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ इवेल्युएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्वालिटी मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी मैनेजमेंट को यहाँ पे आपको अश्योर करना है, उसके लिए इन्होंने कहा है कि कौन सा होगा सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे जो पहला काम होता है वो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम किसी भी जब ऑर्गेनाइजेशनल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वो हमेशा एक प्रोग्रेशन फॉलो करते हैं, ठीक। तो सबसे पहला ये होता है आपका कि हम इंस्पेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, इंस्पेक्ट। सबसे पहले क्वालिटी को इंस्पेक्ट करते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं। अब जब हमको पता लगा कि यार क्वालिटी अच्छी चल रही है कि बुरी चल रही है कि नहीं, हमको सही करना है क्वालिटी, तुरंत कंट्रोल करेंगे। मतलब जो वेरिएट आ रहे हैं, वेरिएट अलग अलग क्वालिटी आ रही है, उसको तुरंत रोकेंगे, ठीक। उसको रोकने के बाद हम अश्योर करेंगे कि वो हमारे कस्टमर को मिनिमम नीड्स पे, मतलब मिनिमम कॉस्ट पे मिल रही है कि नहीं, मतलब लोगों को वो अच्छा पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, ठीक। उसके बाद ही आपका मैनेजमेंट आएगा, और एट लास्ट ही आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM का कॉन्सेप्ट आएगा। तो इतना तो आपको पता है कि TQM पहले नहीं आएगा, लास्ट में ही आएगा। सबसे पहले हम इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट करने के बाद उसको कंट्रोल करते हैं, फिर अश्योर करते हैं, फिर मैनेज करते हैं, और फिर TQM आता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा CDBAE, CDBAE ऑप्शन नंबर B।
अब फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। सलमान का डिक्लेरेशन 1994, बिकावो मिलेनियम फ्रेमवर्क फॉर एक्शन फॉर एशिया एंड पैसिफिक 2000 है, यूएन डिक्लेरेशन फॉर द राइट्स ऑफ डिसेबल्ड पर्सन 1975, यूएन कन्वेंशन ऑन पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ 2006 और IEDSS 2008। ठीक है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड के लिए है ये। तो इसमें क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाना है। तो आप देखिए कि सबसे पुराना इसमें कौन सा है। ठीक, तो सबसे पुराना अगर आप देखेंगे तो आपका 1975 का है, यूएन का डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ डिसेबल्ड, तो ऑप्शन नंबर सी। और सबसे लेटेस्ट पकड़ लीजिए कौन सा है, 2008 IEDE। तो सी और ई, स्टार्टिंग में आपका क्या रहेगा, सी रहेगा और सबसे आखिरी में रहेगा ई। जिस ऑप्शन में है आप देख लीजिए, सी और ई इन दोनों में है, दो हमें मिले हैं, सी और डी मिला है, जिसमें कि ये सेम ऑप्शन है। तो हम और अंदर जाएंगे। अब यहाँ से आपको एक चीज़ और पता लगेगा कि सी ई है और सेकंड वाले का ए होगा, मतलब सी के बाद ए की जगह आएगी। ठीक, तो सी के बाद अगर हम बात करें ए की जगह आ रही है, दैट मीन्स कि 1994 हो रहा है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो 2000 जो हमारा बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क है वो आ रहा है। तो उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, बी आएगा। क्या आएगा, बी। तो सी ए बी डी ई, ऑप्शन नंबर सी ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ डिस्कार्ड्स रिलेट हिम टू द डेवलपमेंट ऑफ आइडियलिज्म। तो डिस्कार्ड केस में कौन सा है, दैट द सेल्फ इज द मोस्ट इमीडिएट रियलिटी इन द एक्सपीरियंस ऑफ ईच वन ऑफ अस। सेल्फ जो है वो हमारी मोस्ट इमीडिएट रियलिटी है, जो हमारे साथ मतलब एक्सपीरियंस हम करते हैं। ठीक बात है, डिस्कार्टे ने इसके बारे में बात भी की थी। दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज़ एविडेंस इन द एक्सपीरियंस ऑफ अस बाय द फैक्ट दैट वी हैव एन आइडिया ऑफ परफेक्ट बीइंग। मतलब कि जो भगवान का जो अस्तित्व है वो हमारे द्वारा महसूस किया जाता है, इस फैक्ट को जानने के बाद भी कि हम इस दुनिया के परफेक्ट बीइंग हैं, क्योंकि हमारे पास सोचने की क्षमता है, हमारे पास बोलने की ताकत है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट जो डिस्कार्टे ने दिया है वो यहाँ पे सही ही दिया है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। अब यहाँ पे 87 क्वेश्चन नंबर में दो स्टेटमेंट दिया गया है कि द गुड आइडियल इंक्लूड द रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर गुड बिहेवियर। जो ईगो है वो आइडियल, ईगो का जो आइडियल फॉर्म है, ईगो मतलब जो आपके रियलिटी प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ये रूल और स्टैंडर्ड फॉर गुड बिहेवियर से डील करता है। तो ठीक बात है। कॉन्साइंस इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट थिंग दैट आर व्यू एज बैड बाई पेरेंट्स एंड सोसाइटी। तो ये भी बात ठीक है कि कॉन्साइंस मतलब जो हमारा संज्ञान है या जो हमारी चेतना है उसमें उन चीज़ों को हम देखते हैं कि जो कि अच्छी और बुरी दोनों होती हैं, जो हमारे पेरेंट्स या सोसाइटी द्वारा दिखाई जाती हैं कि ये ऐसा है, तो हमारे दिमाग में रहता है कि नहीं ये काम गलत है, इसको नहीं करना है। तो यहाँ पर भी दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। फिर से दो स्टेटमेंट दिया गया है कि बिहेवियरल अप्रोच ऑफ करिकुलम जो है वो आपका लॉजिकल है, और ठीक, तो बिहेवियरल अप्रोच करिकुलम का लॉजिकल है, प्रिस्क्रिप्टिव एंड रिलीफ ऑन टेक्निकल एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल। ठीक बात है, बिहेवियरल अप्रोच के बारे में ये चीज़ तो सही है कि ये जो है कुछ स्पेसिफिक, क्योंकि बिहेवियर की बात हो रही है ना, तो कुछ विशिष्ट चीज़ों की बात करेगा, जैसे कि प्रिस्क्रिप्टिव और टेक्निकल साइंटिफिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है, बिहेवियरल अप्रोच ऑफ करिकुलम इज़ रूटेड इन द वर्क ऑफ जॉन डीवी। दूसरा ऑप्शन गलत होता है। जॉन डीवी के साथ हम कभी भी बिहेवियरिज्म को एसोसिएट नहीं करते हैं। किसके साथ हम एसोसिएट करते हैं भाई? तो हम करते हैं स्किनर के साथ। अगर स्किनर दिया होता तो दोनों करेक्ट होता। स्किनर के साथ यहाँ पे हम एसोसिएट करते हैं जब भी बिहेवियरिज्म की बात आती है। डीवी अगर दिए हैं तो डीवी के साथ हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन को एसोसिएट करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 88 के लिए। ठीक है, यहाँ पे फिर दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। लर्निंग आउटकम आर स्पेसिफिक इन नेचर। ठीक है, लर्निंग आउटकम स्पेसिफिक इन नेचर का होता है। लर्निंग आउटकम आर कंसर्न विद द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग के साथ कंसर्न है। सही बात है। देखिए
लर्निंग आउटकम जो है वो क्या है, स्पेसिफिक नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि आपने क्या सीखा है वो बिल्कुल क्लियर होता है, डिफाइन होता है, सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जबकि लर्निंग आउटकम ऐसा नहीं कि जितना आपका है उतना ही आपके सामने वाले का भी है, ऐसा नहीं होता। और ये जो है ये प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग, मतलब कि प्रोडक्ट है ये लर्निंग का पूरे। इसमें अगर आप देखें तो जो प्रोडक्ट की बात की जा रही है, मतलब आपका जो स्किल है, जो नॉलेज है, जो इन्वायरमेंट से आपने सीखा है, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपकी करेक्ट हो जाएंगी। चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट इन द कॉन्टेम्प्रोरी सोसाइटी, बिल्कुल ठीक है भाई, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। हम काफ़ी बार कोटेशन भी यूज़ करते हैं कि परिवर्तन ही एकमात्र जो है सत्य ज्ञान है या फिर कांस्टेंट है जो कभी नहीं बदलता। एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशनल रेडीनेस फॉर चेंज मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस इट्स पॉलिसी एंड स्ट्रेटजीज़। अगर एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जो तत्परता है वो उनके मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस करती है, पॉलिसी और स्ट्रैटेजीज़ को चेंज भी करने में मदद करती है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू हैं, गलत एक भी नहीं है, दोनों ही बात यहाँ पे सही कही जा रही है। इसके बाद आपके क्या हैं, पैसेज के क्वेश्चन है। पैसेज अगर आप रीड करना चाहते हैं तो आप वीडियो को रोक करके इसको यहाँ से ऐसे रीड कर सकते हैं और रीड करके आप बाकी क्वेश्चंस के आंसर भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपके जितने आप कहते हैं कि क्वेश्चंस है टोटल, तो हमने फर्स्ट पार्ट में टोटल 50 क्वेश्चंस किए थे और इसमें हमने बाकी के बचे हुए 40 क्वेश्चंस कर लिया है। और यहाँ पे आपका 2023 का जो पेपर है वो पेपर यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आपको पेपर समझ में आया हो, क्लैरिटी हुई हो थोड़ी बहुत। मैंने एक्सप्लेन करके ही इसलिए थोड़ा डिटेल में ही बताया है ताकि अगर आप देखें तो आपका कॉन्सेप्ट जो पीछे का है पूरा वो समझ में आए। इसके साथ इसका जो पूरा डिटेल है वो भी हम लोग जल्दी ही पूरा स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, ओके। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।